हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज दैट इज रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज, और ये है टेस्ट नंबर 17। इससे पहले हमने 1 to 16 टेस्ट किए और आई होप आपने वो सॉल्व किए और आपने लर्न किया, नई चीज़ों को रिवाइज किया, अपनी नॉलेज को एंड सो ऑन। सो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम लिखा गया है और दूसरी तरफ एसोसिएटेड एरियाज। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके कारण हमारे इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस हुए और उन इकोनॉमिक चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट था आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लॉन्च किया और उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। सो परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल एंड बिहार, महलवाड़ी सिस्टम, मद्रास एंड बॉम्बे, रेयतवाड़ी सिस्टम, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब। और आपके ये है ऑप्शंस। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड कम बैक एंड लुक फॉर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। राइट आंसर इज ए, दैट इज ओनली परमानेंट सेटलमेंट इज करेक्टली मैच्ड, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट आपका बंगाल और बिहार में आपका लॉन्च किया गया था और जो महलवाड़ी रेयतवाड़ी है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू सेटलमेंट्स। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन इन क्विक मैनर। परमानेंट सेटलमेंट, तो ये आपका बंगाल बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, और परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू लॉन्च किया गया था। इसके अंडर क्या था? जो जमींदार थे उनको आपका टैक्स कलेक्ट करना था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था, और वो अपने पास वो गवर्नमेंट को 10/11 वो आपका सरकार को देते थे और 1/11 इतना हिस्सा वो अपने पास रखते थे। तो और इसमें एक बात क्या थी, नाम से ही पता चल रहा है, परमानेंट सेटलमेंट। एक बार जो रेवेन्यू का लेवल डिसाइड हो गया कि जमींदार को इतना कलेक्ट करके सरकार को देना है, तो वो फिक्स था, वो आपका चेंज नहीं हो पाया और उसको सिस्टम को ही चेंज करना पड़ा। बट इसमें ऐसा था कि एक बार आपको डिसाइड कर लिया इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, इतना देना है, तो बस। उसके बाद ये कहां कहां लॉन्च किया गया? बंगाल बिहार में तो था ही, उसके बाद उड़ीसा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी, ये वहां पे भी एक्सटेंड किया गया। सो दैट इज इन शॉर्ट परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा सिस्टम था रेयतवाड़ी सिस्टम। सबसे पहले आपका कहां लॉन्च किया गया? मद्रास, बॉम्बे एंड बेरार रीजन्स। तो मद्रास, बॉम्बे एंड बेरार रीजन। उसके साथ साथ इसके अंडर क्या था कि रेयत, द टर्म इज रेयत, रेयत इज द पीजेंट। तो रेयतवाड़ी सिस्टम में आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता था रेयत से, फार्मर से। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। यहां पे कोई आपका इंटरमीडियरी नहीं होता था। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार के थ्रू आपका कलेक्ट करवाया जाता था। उसके साथ साथ यहां पे कल्टीवेटर जो रेयत है उसको, जहां पे वो कल्टीवेट कर रहा है उसका ओनर मान लिया जाता था। कब तक? जब तक वो आपका पीरियोडिकली रेवेन्यू आपका दे रहा है। किसको? सरकार को। अब इसके अंदर एक और पॉइंट नोट करें आप कि जो लेवल था रेवेन्यू का वो परमानेंट नहीं था। यहां से ब्रिटिश ने अपना जो गलत स्टेप लिया था उससे इनको ध्यान आया कि परमानेंटली फिक्स नहीं करना। यस, उसको आप 20 से 30 साल बाद चेंज करोगे कि अब आपका रेवेन्यू बढ़ा दिया गया है या कम कर दिया गया। ऑब्वियसली बढ़ाया ही जाता था, बट द पॉइंट इज रेयतवाड़ी सिस्टम में इसको पीरियोडिकली आपका रिवाइज किया जाता था। थर्ड लास्ट आता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम सबसे पहले कहां लॉन्च किया गया? गैंगटिक वैली,
नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, पंजाब एंड अदर एरियाज। तो यहां पे ये इस एरियाज में लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या किया जाता था? सिंपली आपका इंटायर विलेज, उसको आपका रेवेन्यू देना होता था। आप स्टेट पर्टिकुलर रियायत के साथ डील नहीं करेगा, वो एक विलेज को बोल देगा कि आपको पूरे विलेज का हमें इतना देना है। अब विलेजर्स कितना कितना इकट्ठा करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट द थिंग वाज दैट सरकार आपका इंटायर विलेज के साथ कंसर्न है, नॉट इंडिविजुअल रियायत के साथ। अब उसके बाद क्या हुआ, इसमें भी आपका पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 साल 10 साल के बाद वो सेम नहीं रहेगा रेवेन्यू का लेवल, वो बढ़ाया जाएगा। तो सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट में आपका परमानेंट होता था रेवेन्यू, बट अदर सिस्टम जैसे रियायतवाड़ी, महलवाड़ी, उनमें आपका पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था। So that was the detailed explanation about the revenue settlements in India brought by the Britishers. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। In the context of British rule in India, the downward filtration theory is related to, Britishers ने एक आपका थ्योरी उनके अकॉर्डिंग था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं rigid and complete exclusion of Indians from Indian civil services. Indian civil services पे आपका Indians को exclude करना है, उनको लेना ही नहीं है। Recruitment strategies used by British regime in India for the induction of Indian soldiers in the company's army. ब्रिटिश आर्मी के अंदर आपका जो इंडियंस हैं उनको रिक्रूट कैसे करना है, उसकी जो स्ट्रैटेजीज है उसके साथ रिलेटेड। थर्ड वाज hierarchy of civil and criminal courts for dispensing justice, जुडिशियल सिस्टम के साथ रिलेटेड। फोर्थ आता है एजुकेशन टू द मासेस थ्रू द मेंबर्स ऑफ हायर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन को स्प्रेड करना है मासेस तक, बट किसके द्वारा? हायर क्लास यानी कि अपर क्लास एंड मिडिल क्लास के द्वारा। तो आपका क्वेश्चन है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किस चीज के साथ रिलेटेड है? आइए देखते हैं इसका आंसर। The answer is D, that is very important. Education to the masses, common people, किसके द्वारा? Members of higher classes of the society. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी था। जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो एजुकेशन लेवल ज्यादा स्प्रेड नहीं था, मासेस तक एजुकेशन नहीं था। तो उन्होंने एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए उनकी सोच के द्वारा एक थ्योरी लॉन्च किया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहता है, क्यों लॉन्च किया? पहले तो बिकॉज पॉसिटी ऑफ फंड्स था, फंड्स की कमी थी। अब हर किसी को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि हमें सिर्फ जो मनी हमारे पास है उसको स्पेंड करना है, तो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में करो और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही स्प्रेड करो। और वो गिने चुने लोग कौन थे? अपर एंड मिडिल क्लास। उनका मानना यह था कि अपर एंड मिडिल क्लास को आप एजुकेशन दीजिए और फिर ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी और इनके थ्रू आपका मासेस तक एजुकेशन पहुंच जाएगा। तो दैट वाज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। बस ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ था। So this is your downward filtration theory. Next question, question number 3. Consider the following statements with reference to modern postal system established by Britishers. So yes, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का रोल रहा है मॉडर्न जो चीजें हैं उनको लाने में। भले ही उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, बट यस कहीं ना कहीं दे इंट्रोड्यूस्ड द पोस्टल सिस्टम, साथ ही साथ रेलवेज एंड सो ऑन। तो यहां पे क्वेश्चन है आपका मॉडर्न पोस्टल सिस्टम के रिगार्डिंग। स्टेटमेंट नंबर 1, द पोस्टल स्टैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। स्टेटमेंट नंबर 2, postal rates were fixed on the basis of distance traveled in the delivery. पोस्टल स्टैम्प्स, जो आप स्टैंप लगाते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहौजी ने। और पोस्टल रेट अलग अलग होगा या किस पे डिपेंड करता है? कितनी दूर आपका पोस्ट जाना है।
तो ये आपके दो स्टेटमेंट्स हैं। आइए इसका सही जवाब क्या है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर है ए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। क्यों? सिंपल है, इंडियन पोस्टल एक्ट ऑफ 1854 ब्रिटिश के द्वारा पास की जाती है और यहां पे आपका मॉडर्न इंडियन पोस्टल सिस्टम की शुरुआत होती है। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की शुरुआत होती है। पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी, अब तो टेलीग्राफ बंद हो गया है, टेलीग्राम बंद हो गया है। कब स्टार्ट हुआ? 1853 और कहां से कहां? कैलकाटा टू आगरा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन में स्टेटमेंट था, पोस्टल स्टैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी which replaced the old system of cash payment for sending letters। इससे पहले क्या होता था, कहीं लेटर सेंड करना है तो आप कैश पे करोगे और उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, एक बार कैश पे कर दिया तो आपका वहां पे ये डिलीवर हो जाएगा। बट डलहौजी ने पोस्टल स्टैंप सिस्टम स्टार्ट किया, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट। स्टेटमेंट नंबर 2 इसलिए गलत है क्योंकि जो पोस्टल रेट्स थे वो कम किए गए और साथ ही साथ आपका इनको क्या कर दिया गया, रेट फिक्स किया गया, हाफ एन आना फॉर अ लेटर। अब कंट्री में कहीं भी भेजें लेटर को, हाफ एन आना आपका रेट लगेगा। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या था कि सिस्टम जो रेट थे वो डिस्टेंस कितना है उस पे डिपेंड करता है, बट ये गलत है क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो पोस्टल सिस्टम था उसमें फिक्स कर दिया गया दैट दिस इज द रेट। आप कहीं भी इंडिया में पोस्ट कीजिए, यू विल बी चार्ज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द मनी। सो दैट इज रिगार्डिंग द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहां पे एक तरफ मिडाइवल पोर्ट है, दूसरी तरफ आपका रीजन है। मिडाइवल पोर्ट का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ क्या वो उस रीजन में लोकेटेड है या नहीं, आपको करेक्टली मैच करना है, पहचानना है कौन सा। पहला पोर्ट ताम्रलिप्ति महाराष्ट्र, चौल बंगाल, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। आपसे पूछा गया है इन पेयर्स में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। राइट आंसर इज सी, सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है और जो ताम्रलिप्ति वो बंगाल में है और जो चौल है वो महाराष्ट्र में है। आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ताम्रलिप्ति और ताम्रलिप्त ये बंगाल रीजन में लोकेटेड है। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है चोला के पीरियड से और ट्रैवल करना था जावा, सुमात्रा, म्यांमार, तो यहीं से आपका रूट डिसाइड किया जाता था। तो ताम्रलिप्ति कहां है? बंगाल में। सेकंड है चौल एंड दाभोल, ये आपके बाहमनी किंगडम के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे और किस रीजन में लोकेटेड है? महाराष्ट्र रीजन। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से जो ट्रेडिंग शिप्स है वो पर्शियन गल्फ और रेड सी से आया करते थे और उनके द्वारा लग्जरी गुड्स आपके लाया जाया करता था और इंडिया से भी ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। अब यहां पे चौल का मेंशन सबसे पहले कहां देखने को मिला है? कन्हेरी नियर बॉम्बे, बुद्धिस्ट केव है कनेरी, वहां पे आपको देखने को मिलता है। बट 14 सेंचुरी के जाते जाते तक चौल आपका किसके हाथ चला जाता है? अलाउद्दीन खलजी, और ये खलजी सल्तनत का पार्ट बन जाता है। तो यहां पे आपको क्या याद करना है? चौल दाभोल जो पोर्ट है वो महाराष्ट्र रीजन में है, सबसे पहले बाहमनी किंगडम के टाइम में ये इंपॉर्टेंट थी। थर्ड जो ऑप्शन था मसूलीपट्टनम, वो करेक्टली मैच्ड है, कहां है? आंध्रा कोस्ट, और ये आपका रीजन बनता है युद्ध का बाहमनी एम्पायर, विजयनगर एम्पायर एंड किंग्स ऑफ उड़ीसा के बीच में। और अल्टीमेटली आपका जो मछलीपट्टनम है या मसूलीपट्टनम है वो कुली कुतुब शाह गोलकोंडा के अंडर आता है और उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। सो दैट इज व्हाई दीज पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडाइवल पोर्ट्स प्लस आपके जो ब्रिटिशर्स आते हैं उनके लिए भी कौन कौन से पोर्ट फैक्ट्रीज इंपॉर्टेंट थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस टेस्ट के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री। और चैप्टर तो आप करके जाएंगे ही, बट इस पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है।
तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट, जैन ऑर्डर्स एडमिटेड ओनली मेन whereas बुद्धिस्ट संघ एडमिटेड बोथ मेन एंड वुमेन। क्या जैन ऑर्डर जो संघ बना उसमें सिर्फ मेन अलाउड थे और उसकी ऑपोजिट में आपके बुद्धिस्ट संघ में मेन एज वेल एज वुमेन दोनों अलाउड थे। बोथ बिलीव्ड इन फॉलोइंग अ मिडिल पाथ टू अटेन एनलाइटनमेंट, दोनों बीच का रास्ता मिडिल पाथ यूज करते थे एनलाइटनमेंट साल्वेशन प्राप्त करने के लिए। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द गिवन अबव इज और आर करेक्ट, कौन से सही है। आइए देखते हैं क्या सही जवाब है, डी, दैट इज नाइदर वन नॉर टू, दोनों गलत है स्टेटमेंट। क्यों गलत है बता देता हूं, आपका जैनिज्म हो या बुद्धिज्म संघ हो, दोनों में आपका जो वुमेन की एंट्री थी वो अलाउड थी। यहां पे स्टेटमेंट क्या था कि जैनिज्म में अलाउड नहीं है, बुद्धिज्म में अलाउड था, तो स्टेटमेंट गलत हो गया बिकॉज दोनों जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में जो संघ है उसमें वुमेन की एंट्री को अलाउड किया गया था। साथ ही साथ जैनिज्म, यहां पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, बुद्धिज्म प्रिस्क्राइब्ड अ मिडिल पाथ, लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उस पे क्या लिखा गया, दोनों मिडिल पाथ की बात करते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म मिडिल पाथ की बात करता है और जैनिज्म है वो आपका एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी की बात करता है। देखिए दो एजेस हैं, तो बुद्धिज्म बीच का रास्ता फॉलो करने को बोलता है, लेकिन दूसरी तरफ जैनिज्म आपका बोलता है एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी को फॉलो करने के लिए, इसीलिए आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो दैट वाज द टेस्ट नंबर 17। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज आप और भी टेस्ट देख सकते हैं, और भी वीडियोस देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।